अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका के तेवर बेहद आक्रामक हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस घटना के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, भड़के हुए हैं और उन्होंने तेहरान के खिलाफ हमलों को और तेज करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को ऐसी सजा देना है जिसे वो कभी भूल ना पाए। पिछले 240 घंटों में मतलब 10 दिनों में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के खिलाफ जो भीषण चक्रव्यूह रचा है उसने ईरान के भीतर तबाही की एक खौफनाक इबारत लिख दी है। अमेरिका इस बार ईरानी सैन्य तंत्र को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। अभियान के 10वें दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर अब तक की सबसे घातक हमले किए। अमेरिकी विमानों ने ईरान के फार्स और यज़्द प्रांतों में भारी बमबारी की है। रणनीतिक रूप से यह हमला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 5 महीनों से इन दोनों प्रांतों में कोई अमेरिकी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये बचे हुए थे क्षेत्र। फार्स जहां दक्षिणी ईरान का हिस्सा आता है और यज़्द ये सीधे मध्य ईरान यानी मिडिल ईरान में स्थित है, जो ईरान के आंतरिक सुरक्षा घेरे का मुख्य हिस्सा भी माना जाता है। इसके अलावा ईरान के तटीय शहर बंदर अब्बास को अमेरिकी मिसाइलों ने पूरी तरीके से दहला दिया। ईरानी नौसेना और IRGC नेवी का मुख्यालय है वो यहीं स्थित है। अमेरिकी हमलों का एक मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही को रोकने की ईरान की क्षमता को पूरी तरीके से खत्म करना है। बता आपको ये दें कि युद्ध से पहले दुनिया भर में होने वाली तेल आपूर्ति का लगभग 25% का जो तेल है, जो गैस है, वो इसी जलमार्ग से होकर गुजर रहा था। ईरान की सरकारी समाचार जो एजेंसी है इरना, उसने भी पुष्टि की है हॉर्मुज स्ट्रेट के पास सिरिक के निकट एक इलाके को अमेरिकी मिसाइलों ने टारगेट किया। अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों की मौत की आधिकारिक घोषणा करने से ठीक कुछ मिनट पहले ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इस्लामिक रिपब्लिक पर हमले जारी रखेगा तो उसे कभी ना भूलने वाला हम सबक सिखाएंगे। खामेनी ने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अपने हथियारबंद सहयोगियों, जिन्हें वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उनकी ओर से इस युद्ध को अमेरिकी सेना के लिए नरक बनाने की धमकी दी है। तेहरान के एक वार्ताकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान लगभग 1 महीने पहले हुई इस अंतरिम डील के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को रोक रहा है, जिसका मकसद लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करना था। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी पर घोषणा की है अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, इसीलिए अब ईरान इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तेहरान के इन बयानों ने शांति की रही सही जो उम्मीद थी वो भी समाप्त कर दी है। ईरान ने अमेरिका के इन हमलों का बदला लेने के लिए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचों पर मिसाइल ड्रोन दागे हैं। मिसाइल के खतरों के कारण कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और कुवैत एयरवेज को अपनी उड़ानें रिशेड्यूल करनी पड़ी। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल जासेम मोहम्मद अल बुदैवी ने ईरान पर इंफ्रास्ट्रक्चर और आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए युद्ध अपराध पर आरोप लगाया है। बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में भी दिन भर हवाई हमले के सायरन बजते रहे। तमाम हवाई हमलों में भारी नुकसान के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद अब इस हवाई जंग के ज़मीनी युद्ध में बदलने की आहट तेज हो गई है। इजरायली सोशल मीडिया पर ईरान का एक रणनीतिक ग्राफिक्स मैप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं द्वारा ईरान पर होने वाले संभावित ज़मीनी हमले की पूरी रूपरेखा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर ग्राउंड अटैक को लेकर सवाल किया था, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय एक रहस्यमयी बयान दिया था। कहा था कि दूसरे लोग ग्राउंड अटैक करेंगे। इसका क्या मतलब है? इस मैप में अब साफ हो रहा है कि दूसरे लोग कौन हैं। अमेरिकी नौसेना खर्ग आइलैंड, खुजेस्तान, बुशहर और बंदर अब्बास के तटीय इलाकों से एक बड़ा जल थल हमला शुरू कर सकती है, जिसमें खाड़ी देश GCC की सेनाएं लॉजिस्टिकल और सैन्य मदद दे सकती हैं। इराक बॉर्डर के जरिए कुर्द मिलिशिया यानी लड़ाकों को आगे बढ़ाने की तैयारी है।
जिन्हें अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भारी मात्रा में हथियार भी दे दिए हैं। ये लड़ाके इजरायली ग्राउंड फोर्सेस के बैकअप के साथ राजधानी तेहरान की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तान से सटे सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय बलोच अलगाववादी संगठन भी इस जमीनी हमलों का हिस्सा बनेंगे। ईरान को अंदर से तोड़ने के लिए ग्राउंड अटैक की आशंकाओं को अमेरिकी सेना के मूवमेंट से भी बल मिला है। यूएस नेवी ने ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर 2 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं। इन जंगी जहाज़ों पर दर्जनों F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स और आधुनिक टोही विमान हैं। 24 घंटे ये उड़ान भर रहे हैं। इसके साथ ही 19 से 20 एम्फीबियस युद्धपोत तैनात हैं, जो भारी टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल ICV को सीधे ईरान के समंदर तट पर उतारने की क्षमता रखते हैं। लगभग 1000 मरीन कमांडोज की स्पेशल यूनिट खग और केशुन द्वीप पर सरप्राइज अटैक करने के लिए तैयार बैठी है। इसके जवाब में IRGC ने भी आत्मघाती हमलों की चेतावनी दी है। युद्ध की शुरुआत से अब तक कुल 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 430 से अधिक घायल हो चुके हैं। अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती मौतों से बढ़कर ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया कि वे इस बार ईरान की सैन्य रीढ़ को हमेशा के लिए तोड़कर ही दम लेंगे। हालांकि रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का उबड़ खाबड़ पहाड़ी भूगोल अमेरिकी सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा, जहां ईरान की फैंटम फोर्स गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार बैठी है। बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने दुनिया भर में अपने नागरिकों के लिए यात्रा अलर्ट जारी कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर से मंदी और तेल संकट के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में बारूद की गंध और आसमान में मंडराते फाइटर जेट्स इस बात की तस्दीक फिर से करने लग गए हैं कि अब ये जंग उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां से वापस नहीं आ सकते। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही भीषण बमबारी ने पूरे क्षेत्र को दहला रखा है। इस महायुद्ध के बीच में पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध है। खुद को कूटनीति का चौधरी और मध्यस्थ यानी मीडिएटर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा ये आतंकिस्तान अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में परोक्ष रूप से ईरान के खिलाफ एक सीधी पार्टी बनता जा रहा है। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मेजर जनरल मोहसेन रज़ई ने खुले तौर पर चेतावनी दी है। कूटनीति और बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं होगी। अगर अमेरिकी हमले 2-3 दिन और जारी रहे तो तेहरान बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान फिर से शुरू कर देगा। साफ है कि ईरान इस युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उसे ये मौका नहीं दे रहे हैं। इस पूरी जंग के बीच में पाकिस्तान का दोगला कूटनीतिक चरित्र भी सबने देख लिया। ईरान का गुस्सा भड़क उठा है। अभी कुछ ही दिन पहले तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर जिस 14 सूत्रीय समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ढिंढोरा पीट रहा था, उसे ईरान ने पूरी तरीके से मलबे में मिला दिया है। पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान से शांति समझौते का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ खाड़ी देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा था, जो सीधे तौर पर अमेरिका कैंप का हिस्सा हैं या ईरान के निशाने पर हैं। ईरान ने आज एक बार फिर से कुवैत पर मिसाइल हमला दाग दिया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी कुवैत के साथ पाकिस्तान अब एक बड़े रक्षा समझौते की ओर कदम बढ़ा रहा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता पहले से लागू है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब और हुती विद्रोही यमन को लेकर अमन में आपस में भीषण जंग लड़ रहे हैं। चूंकि हुती विद्रोहियों को ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है, ऐसे में कुवैत और सऊदी के साथ साथ खड़े होकर ये पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि मध्यस्थ नहीं बल्कि ईरान विरोधी खेमे का हिस्सा है पाकिस्तान। इसलिए हमने कहा कि एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान मीडिएटर बनते बनते, और तमाम दावे जो मुनीर के थे वो सब कुछ स्वाहा हो गए हैं। सीएनए की एक बेहद चौंका देने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे के साथ चल रहे थे, तो वहां मौजूद कट्टरपंथियों की भीड़ ने दिवंगत नेता को सम्मान देने के बजाय खुद राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाने उस समय शुरू कर दिए थे। भीड़ चिल्ला रही थी समझौता करने वालों की मौत हो जाए। बात यहीं नहीं रुकी।
ईरान के शीर्ष राजनयिक अब्बास अराक्ची, जो अब तक बैक चैनल के जरिए ट्रंप प्रशासन के साथ युद्ध विराम की बातचीत कर रहे थे और ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटवाने में कामयाब हो रहे थे, उन्हें अपनी जान बचाकर अंतिम संस्कार से भागना पड़ा। कट्टरपंथियों ने उन पर पत्थर बरसा दिए थे, उन्हें गद्दार कहा, बिकाऊ कहा, इस प्रकार की संज्ञा उनको दी गई थी उस दौरान। बता आपको ये दें कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के आदेश के खिलाफ तमाम चीज़ें हुई। कट्टरपंथी सांसद महमूद नबावियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलेआम जनता को चेतावनी देते हुए लिखा कि ईरान के लोगों को चेतावनी का तख्ता पलट होने वाला है। हम शहीद इमाम के खून का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। हद तो तब हो गई जब सुरक्षा से जुड़े सरकारी मजहबी गायक मद्दाह मोहम्मद अली बख्शी ने सार्वजनिक रूप से पेशकियान, जो कि राष्ट्रपति हैं, उनकी गर्दन काटने की धमकी दे दी। कहा कि अगर नेता की शर्तें पूरी नहीं हुई तो हमारी तलवारें होंगी और आपकी गर्दन होगी। इसी आंतरिक और बाहरी संकट के बीच रूसी न्यूज़ एजेंसी टस ने ईरान के एक बेहद पुख्ता सूत्र के हवाले से बड़ा खुलासा किया। नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई इस समय पूरी तरीके से अंडरग्राउंड ही हैं। वो सूत्रों के अनुसार सुरक्षा कारणों से वो निकट भविष्य में बाहर आए या ना, इसको लेकर कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। उनको डर है कि बाहर आते ही अमेरिका उनको मार देगा। इस जुगलबंदी का सबसे बड़ा सबूत खैर 13 जुलाई को सुबह करीब 10:10 के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर देखें तो दिखाई दिया, जब मॉस्को से उड़ान भरकर रूस का एक बेहद खतरनाक टुपोलेव Tu-214 PU एयरबोर्न कमांड पोस्ट तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। डूम्सडे प्लेन यानी कि कयामत का विमान इनको कहा जाता है। बता ये दें कि रूस और ईरान के बीच बढ़ता ये घातक सैन्य तालमेल इस बात का साफ संकेत है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि एक वैश्विक महाविनाश की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान, जो कूटनीति के जाल में खुद को फंसा चुका है, वो अब इस आने वाली कयामत की आग में झुलसने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध की लपटें तेजी से धधक रही हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को और अधिक हिंसक और तेज कर दिया है। 24 घंटे पहले यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन अटैक से बौखलाए रूस ने रविवार को तड़के राजधानी कीव पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से विनाशकारी पलटवार किया। लगभग 5 घंटे तक चले इस भीषण हवाई हमले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। 16 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की भयावहता को रेखांकित किया और इसे युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक माना। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह हमला बेहद सुनियोजित और घातक था। रविवार तड़के करीब 1:30 के आसपास जैसे ही कीव के आसमान में हवाई हमले के सायरन गूंजे, पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सायरन बजने के कुछ ही मिनटों के भीतर यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स सक्रिय हुए, लेकिन हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसमान धमाकों की आवाज़ से दहल उठा। यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रूस ने इस कदम से लगभग 40 इस्कंदर M और अत्याधुनिक खतरनाक हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलें दागी। इसके साथ ही कीव को निशाना बनाया गया 120 आत्मघाती ड्रोन से। 1 घंटे से भी कम समय में दर्जनों मिसाइलें शहर के विभिन्न हिस्सों पर जाकर गिर गईं। कीव के ऐतिहासिक केंद्रों में स्थित कई घर इन शक्तिशाली धमाकों के झटकों से हिल गईं और सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थीं, सुरक्षा अलार्म वहां लगातार बजते रहे। करीब 6:30 बजे एक बार फिर से हवाई हमले का सायरन बजा। शहर के बचे खुचे हिस्सों में दोबारा सिलसिलेवार विस्फोट दर्ज किए गए। इस 5 घंटे के तांडव में मध्य कीव का ऐतिहासिक जिला सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। यहाँ एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। मलबे को हटाकर कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन बदकिस्मती से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। इसके अलावा शहर के 4 अन्य प्रमुख इलाकों में भी तबाही की खौफनाक तस्वीरें दिखी। कई व्यावसायिक कार्यालय मलबे में तब्दील हो गए। रिहायशी सोसाइटीज और बहुमंजिला इमारतों में आग लग गई। छात्र और श्रमिकों के बड़े छात्रावास को भारी नुकसान हुआ। हमले के दौरान अपनी जान बचाने के लिए सैकड़ों नागरिकों ने मेट्रो स्टेशन के भीतर शरण ली। कीव के सैन्य प्रशासन ने टेलीग्राम पर जारी प्रारंभिक बयान में एक नागरिक की मौत की पुष्टि की, जबकि कीव के मेयर
विताली क्लिट्स्को ने बताया कि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और फिलहाल 7 लोगों का गंभीर इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तबाही की दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें साझा की। इस तस्वीर में जलती हुई इमारत दिख रही थी, चीखते पुकारते लोग दिख रहे थे, मलबे में तब्दील हो चुके आशियाने दिख रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का ये क्रूर हमला दिखाता है कि वो यूक्रेन को बुरी तरीके से तबाह कर देना चाहते हैं। हमें अपने धरती और निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए अधिक सुरक्षा कवच की ज़रूरत है। जेलेंस्की ने एक बार फिर से पश्चिमी देशों और अमेरिकी सहयोगियों से गुहार लगाया है कि वे यूक्रेन की तरफ देखें, रक्षा प्रणाली को हमारे मजबूत करें। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग की है, जो हवा में ही रूस की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को गिरा सकती हैं। असल में शनिवार को यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों का सीधा प्रतिशोध माना जा रहा है। शनिवार को यूक्रेन ड्रोनों ने रूस के मॉस्को और तंबोव क्षेत्र में स्थित बड़े ई-कॉमर्स गोदामों और लॉजिस्टिक केंद्रों को निशाना बनाया था, जहां हमले में रूस के भीतर 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई जगहों पर भीषण आग भी लगी थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार के हमले को सही ठहराया और दावा किया था कि रूस इन कॉमर्शियल लॉजिस्टिक सेंटर्स की आड़ में असल में ड्रोन निर्माण कर रहा था। नेविगेशन उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित पुर्जों की आपूर्ति श्रृंखला चला रहा था। फरवरी 2022 से शुरू हुआ ये पूर्ण पैमाने का युद्ध अब अपने सबसे आक्रामक चरण में है। दोनों देश लगभग रोजाना एक दूसरे की सीमाओं में घुस रहे हैं। रिहायशी और रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और मिसाइल हमला इस बात का संकेत भी है कि पूर्वी यूरोप में महायुद्ध की आग जल्दी बुझने वाली नहीं है। कीव पर भीषण हमला, 5 घंटे तांडव, 40 बैलिस्टिक मिसाइलें और 120 ड्रोन इसमें दागे गए। पूरा यूक्रेन दहला हुआ है। जेलेंस्की ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया है कि किस प्रकार से हमले हो रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर लगातार मदद भी यूक्रेन की तरफ से पश्चिमी देशों से मांगी जा रही है। बढ़ेंगे आगे। अपनी गीदड़ भभकियों और झूठी शेखी बघाड़ने के लिए बदनाम पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने आ चुका है, बेनकाब हो गया है। इस बार पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरानों को आईना किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सगी बहन नौरीन नियाजी ने दिखाया है। नौरीन नियाजी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसे विस्फोटक खुलासे किए हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी करा दी है। नौरीन ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि पिछले साल मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा था। उन्होंने कबूल किया कि आज पाकिस्तान के भीतर जो राजनीतिक और सामाजिक अफरा तफरी मची हुई है, दरअसल भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त और विनाशकारी सफलता का नतीजा है। नौरीन नियाजी ने पाकिस्तानी सेना के शीर्ष नेतृत्व पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप भी लगाए हैं। फौज की कभी तारीफ ना, मार का हक नहीं। इन्होंने पाकिस्तान के लिए मोदी के साथ प्राउड मोमेंट ही मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया था। तुम्हारे ख्याल मोदी चाहता है इनको 2 मिनट में फिक्स कर देता? वो तो ट्रम्प, मोदी कैसे चाहता? हमारी वो हमने तो हम तो उनके बहुत अच्छा नहीं, किया है। और हमारे उनके क्या थे? बात सुनो, दुनिया पूरी दुनिया गवाह है। देखो इन्होंने किया। मोदी चाहता, मोदी रुका क्यों था? डर क्या था? इतना बड़ा मुल्क है, तुम उस मुल्क को देखो। मोदी ने खुद कहा कि पाकिस्तान ने तो हमला ही कर दिया। इजराइल पीछे, पाकिस्तान ने इस बार रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा किया। बात सुनो, इजराइल पीछे था, ये याद रखो। पाकिस्तान के पीछे था इजराइल। इन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाना था पाकिस्तान से। ये तो फसाद मच गया ईरान का। क्या था? उन्होंने दुबई वगैरह ने कर लिया ना। अभी पाकिस्तान की बारी आ रही थी और ये गए थे ये जो अब्राहम अकॉर्ड कर रहे थे ना अमेरिका में, ये वही था जो ट्रम्प करवाना चाहिए। जो ट्रम्प क्यों इनकी तारीफें करता है? तुम्हारा ख्याल है ट्रम्प को ये अच्छे लगते हैं? ट्रम्प तो एक अपने मुल्क में एक वैशी सा आदमी, उसे वो ट्रम्प अपने मुल्क में इस वक्त हिला हुआ है, उसकी लोग उसके खिलाफ है। ट्रम्प की अपनी कुर्सी नहीं है। तो इन्होंने, तुम सोचो, अब्राहम अकॉर्ड कराना था। इजराइल को पाकिस्तान मिल चुका था, इजरायलियों से मिल रहे थे, ये राब्ते कर रहे थे। तो इन्होंने ये कराया पाकिस्तानी फौज को इज्जत दिलाने के लिए। ये बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया, मेरी अपनी अकल है। और उसके बाद इन्होंने, तुम्हारा ख्याल है, और इन पाकिस्तान को, इंडिया को ये, और फिर वो मोदी क्या करते हैं, ट्रम्प क्या करते हैं, क्योंकि मोदी उसको। इसी के साथ बुलेटिन में इतना है। मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।